नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग समास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हमने समास की मूलभूत अवधारणा को जानने के बाद, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज शुरू किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक सेकंड। तो समास की मूलभूत अवधारणाओं को जानने के बाद कल हमने आपका जो अव्ययी भाव समास था उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसको बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम आगे के समासों की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आज मैं आपको कर्मधारय समास समझाऊंगा। देन मैं आपको आगे लेकर चलूंगा द्विगु समास की तरफ। और द्विगु समास के उपरांत हम तत्पुरुष को समझेंगे, बाद में द्वंद्व और उसके बाद बहुव्रीहि, यानी कि जिनमें तीनों में उत्तर पद समान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग गाइस, खम्मा गणी। जल्दी से आप लोग आ जाइए और मुझे बताइए कि इज एवरीथिंग ओके, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है। सुप्रभात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलते हैं। लाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के टॉपिक को। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है समास। हमारा टॉपिक चल रहा है समास। और समास में भी आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरे नंबर पर समास से लेकर चल रहे हैं कर्मधारय। क्या लेकर चल रहे हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझने से पहले आपको चार शब्दों की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर उन चार शब्दों के बारे में आप जानते हो तो ही आप कर्मधारय को समझ सकते हो, अन्यथा कर्मधारय आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको पता होना चाहिए नंबर वन पता होना चाहिए विशेषण और विशेष्य। ये दो शब्द एक साथ आपको ज्ञान होना चाहिए, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, ये इस जोड़े का अर्थ आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको पता होना चाहिए उपमेय और उपमान। क्या पता होना चाहिए? उपमेय और उपमान पता होना चाहिए। उपमेय और उपमान पता होना चाहिए। यदि इन दोनों शब्दों के बारे में आपको ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम्म। हाँ, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो क्या चीज है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे मैंने लिखा काला घोड़ा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर काला घोड़ा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नील कमल, है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नील कमल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीत अंबर, है ना, पीत अंबर। तो आपको थोड़ी सी एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं ये बात पता होनी चाहिए। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है। और जब और स्पेसिफिक वे में जाते हैं, विशेषण चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। मूल बात क्या है विशेषण का मतलब? मूल बात है जो विशेषता बताता है ना। विशेषण कौन है? जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहा जाता है। और एक बात है, जो विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण है, बट विशेषता किसी ना किसी की तो बताई जाएगी, क्वालिटी किसी ना किसी की तो बताई जाएगी। तो जो बताता है वो तो है विशेषण,
और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। ये बात ध्यान रख लेनी है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ये ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य होता है। तो अभी अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, काला घोड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काला घोड़ा हमारा यहां पर लिखा हुआ है। तो काले काले घोड़े में विशेषण क्या है, विशेष क्या है? तो आप देखो यहां पर घोड़े के बारे में बात हो रही है कि घोड़ा कैसा है, काला है। तो काला होना इसकी विशेषता है, तो विशेषण है ना। काले घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है, काला रंग है उसका। तो यहां पर जो काला शब्द हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा, और घोड़ा है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है इसलिए घोड़ा विशेष्य हो जाएगा। सेम ऐसे ही नील कमल, यानी कि कमल के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण होता है। तो नील यहां पर क्या है, नील मतलब नीला। कमल कैसा है, नीला कमल है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल है विशेष्य, और नील या नीला जो है यहां पर वो विशेषण हो जाएगा। उसी के साथ यहां पर अंबर की बात हो रही है। अंबर क्या होता है आपका, अंबर जो शब्द होता है ये एक अनेकार्थी शब्द होता है, इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। अंबर आकाश को भी कहा जाता है, अंबर कपड़े को भी कहा जाता है, और अंबर एक तरह का इत्र भी होता है। तो यहां पर यह बात बोली जा रही है कि पीत अंबर, यानी कपड़े के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात होती है वो विशेष्य होता है, और जो बात होती है, जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वो आपका विशेषण कहलाता है। पीत मतलब पीला। बताओ यहां तक की स्थिति समझ में आई कि नहीं आई, विशेषण और विशेष्य के बारे में? हाँ, हाँ, बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, विशेषण और विशेष्य, ये क्लियर हुआ आपको? आज सैड लग रहे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बच्चे, 2 दिन से बहुत तबीयत खराब है मेरी। हाँ, बहुत ज़्यादा। रात में यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, जब मैंने हरियाणा में मैराथन ली थी तो मुझे मतलब बहुत दिक्कत हो गई थी। 8-10 दिन मेरी क्लास बंद भी रही थी, तो तभी से ना मेरा इलाज चल रहा है। इस पूरे एरिया में स्वेलिंग आ गई थी, और लीवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ज़्यादा मैं बहुत आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में बोलता हूँ। तो 3 मैराथन वैसे मैंने ली थी तो उसकी वजह से, तो रात मतलब परसों मुझे दर्द हुआ, मतलब आधी रात तक ऐसे इस एरिया में, यहाँ पर जैसे ऐंठन मरोड़ा होती है। मुझे डॉक्टर के पास जाना था पर कल पूरे दिन बारिश रही। अब आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो आप देख रहे हैं दवाइयों का असर भी है, आंखें चढ़ी चढ़ी हैं, पूरा चेहरा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये बताओ ये क्लियर है क्या? हाँ, हाँ, बताइए। चेंज आप इसलिए देख रहे होंगे ना, चेहरा, आवाज वगैरह, वो दवाइयाँ रहती हैं उनका असर चढ़ता है बहुत बुरा। हाँ, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ यहाँ तक समझाने का प्रयास करो। हाँ, ठीक है, चलो। तो मूल बात ये हो गई हमारी क्या, कि जिसकी जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह आपका विशेष कहलाता है, वह आपका विशेष कहलाता है। सेम स्थिति यहां पर क्या है, उपमेय क्या होता है, उपमेय, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना करी जाती है, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है। समझने का आप लोग प्रयास करो, सब चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें जानने के बिना आप कर्मधारय को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कर्मधारय, हाँ, तो जिसकी तुलना होती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है, जिससे तुलना होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर देखो, जैसे किसी ने लिखा चंद्रमुखी, है ना, चंद्रमुख,
चंद्रमुख, किसी ने लिखा चंद्रमुख, किसी ने लिखा चरण कमल, चरण और कमल, चरण कमल, चरण कमल। तो आप यहां पर देखो क्या शब्द है, चंद्रमुख, क्या लिखा गया है, चंद्र और मुख लिखा गया है। तो यानी मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से हो रही है, कि तुम्हारा चेहरा जो है वो तो चंद्रमा के समान है, वो तुम तो चंद्रमुखी हो, बहुत सुंदर हो। ऐसी मीठी मीठी बातें बनाई जाती हैं। हाँ, जब नया नया प्रेम संबंध होता है, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई देखा नहीं, जैसे मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, और बाद में उसी को ला करके बेल्ट से पीट देते हैं भाई साहब। हाँ 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 हाँ। वैसे मैं मतलब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ, बट मैं नहीं चाहता कि एक भी दिन आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होए। जब तक मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ तब तक मैं पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हो, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा उस पे हो, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे, पहले नंबर पर हो आप। तो चाहे मैं थोड़ा सा ही पढ़ा के जाऊं, मैं पढ़ा के जरूर जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो मुख यहाँ पर क्या है, मुख हमारा यहाँ पर उपमेय है जिसकी तुलना होती है, और चंद्रमा हमारा यहाँ पर उपमान है जिससे तुलना हो रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है चरण कमल, यानी चरणों की तुलना कमल से हो रही है। तो चरण हमारा यहाँ पर उपमेय है और कमल हमारा यहाँ पर उपमान है ना, उपमान है, क्योंकि जिससे तुलना आपकी होती है। तो मुझे बताओ ये स्थिति आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि उपमेय उपमान क्या होता है। जी सलमा, बिल्कुल बच्चे। हाँ अच्छा, नहीं मैं स्माइल करता रहूंगा, आप चिंता मत करो, प्रसन्न रहो आप। हाँ हाँ जी बेटे, जी आशा, बिल्कुल बच्चे। हाँ, तो मूल बात यहां पर ये आई है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमेय क्या होता है, जिसकी जिसकी तुलना होती है, उपमान जिससे तुलना होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो आप कर्मधारय समास का एक लक्षण अपने पास लिख लीजिए, एक पॉइंट अपने पास लिख लीजिए। वो पॉइंट क्या है कि वह समास, वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच, उत्तर पद के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध होता है ना, उपमेय उपमान का संबंध होता है। यानी कि हमने देखा था कि समास करने के परिणाम स्वरूप, है ना, समास करने के, हाँ हाँ, चंद्रमा की तुलना भी हो सकती है मुख से। हाँ वो उसमें चला जाता है, फिर वो उसमें प्रतीक वगैरह में चला जाता है, बट अभी समझाने के। हाँ ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा समझो, यहां पर आप थोड़ा देखो कि वह समास जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहीं पर आपका कर्मधारय समास आपका रहता है। ठीक है, यानी कि दोनों जो पद रहेंगे उनके बीच में रिलेशन विशेषण विशेष्य का होगा या उपमेय और उपमान का होगा। साथ में एक पॉइंट आपको इसमें ऐड कर देना है कि समास विग्रह करने पर, है ना, तोड़ने पर, समास विग्रह करने 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 पर क्या होता है, समास विग्रह करने पर हैं जो, है जो या के समान पद प्राप्त होते हैं, है ना, समास विग्रह करने पर हैं जो या के समान पद प्राप्त होते हैं, यही पहचान है, प्राप्त होते हैं जो या के समान पद आपके प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं और उदाहरणों की तरफ चल करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके उदाहरण मैं आपको देता हूं,
और उदाहरणों की तरफ आप चलिए और उदाहरणों को एक एक करके समझना शुरू आप करिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर नील गाय, क्या लिख रहे हैं, मेरे साथ थोड़ा सा एक्टिव रहें आप लोग। जैसे हमने लिखा यहाँ पर नील गाय, क्या लिखा है, नील गाय हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो नील गाय में आपसे पूछेगा भाई कौन सा समास है, तो आप यहाँ पर एक चीज देखने का प्रयास करो, यहाँ पर गाय शब्द है उत्तर पद में और यहाँ पर पूर्व पद में नील है। तो यानी यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली गाय है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है बेटे, वो होता है विशेष्य। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली है। तो क्षमा चाहता हूं, नील गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, गाय है विशेष्य और विशेषता बताई जा रही है वह नीली है, तो यह विशेषण आ गया है। तो आप देखो कि इन दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध आ गया। और अगर आप इनका समास विग्रह करने का प्रयास करोगे तो सीधे ही क्या आ जाएगा आपके सामने, सीधे ही आपके सामने आ जाएगा नीली है जो गाय, है ना, नीली है जो गाय, है ना। तो मैंने आपको एक बात यही बोली थी कि विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और समास विग्रह करने पर के समान या है जो ये पद आपके आ जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ। हम्म, आंसर करने का प्रयास करते रहो। बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिटेल में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे किसी ने लिखा लाल मणि, कैसे, जैसे किसी ने लिखा लाल मणि, जैसे किसी ने लिखा लाल मणि, तो लाल मणि में आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर मणि की विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वो आपका विशेष्य रहता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है, तो यहां पर हमारा विशेषण लाल हो जाएगा। रंग जो होता है वह गुण होता है, गुण को विशेषता इत्यादि कहा जाता है। तो यहां पर आप देखो लाल और मणि के मध्य किसका संबंध है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। और अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। तो आप यहां पर आराम से देख सकते हो कि समास विग्रह करने पर भी है जो आ गया। तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाए और आपका विग्रह करने पर है जो या आपका के समान पद आ जाए तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास रहता है। और समझो, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो। जैसे हमने लिखा चंद्रमुख, है ना, क्या लिखा, चंद्रमुख, है ना, हमने लिखा यहाँ पर चंद्रमुख हमने लिखा। तो यहां पर आप देखो एक चंद्रमा की बात हो रही है और एक मुख की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखो चंद्रमुख जब कहा जा रहा है तो समास विग्रह क्या बनेगा, चंद्रमा के समान मुख, क्या है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख की चर्चा यहां पर हो रही है। तो आप यहां पर देखो चंद्रमा के समान मुख, सबसे पहली बात तो के समान आ गया, तो अपने आप से ही आपका यहां पर सिद्ध हो जाता है कि ये कर्मधारय आपका समास है। क्या, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और दूसरी बात आप यहां पर देखो मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो जिसकी तुलना होती है वो आपका उपमेय होता है, जिसकी तुलना होती है, और जिससे तुलना होती है वह हमारा उपमान होता है, वह हमारा क्या होता है, उपमान होता है। तो यदि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध आ जाए और विग्रह करने पर है जो या के समान पद हमको दिखाई देवे तो वहां पर कर्मधारय समास आपका रहता है। साथ में एक बात ये नोट कर लेनी है कि विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान आगे पीछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले ही हो विशेष्य बाद में हो, उपमेय पहले ही हो और उपमान बाद में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मूल बात यह है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य ये सारी सारी की चीजें आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप मैक्सिमम एग्जांपल्स देखिए क्योंकि हमको ना कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है पेपर की दृष्टि से ना, हमको जरा सी भी चीजें छोड़ करके नहीं चलनी है। जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल होंगे मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है हमने परमानंद,
परमानंद, परमानंद। तो यहां पर देखो समास के साथ साथ में संधि भी हो चुकी है, ठीक है, वो शब्द आपस में जुड़ गए, वैसी स्थिति वहां पर बन गई। हाँ, चंद्रमुख, PSI 2000। आप चिंता मत करो, एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, इतने एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा आपको अब मैं कि पेपर में बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें आपके मतलब पढ़े हुए में से बाहर निकलना। हाँ हाँ, चरण कमल भी ये बताएंगे, चंद्रमुख। देखो चंद्रमुख है ना, ये बताया चंद्रमा के समान मुख। जैसे परमानंद को अगर आप लेना चाहो तो परमानंद में अगर आप देखोगे परम है जो आनंद, क्या लिखा जाएगा? परम है जो आनंद, परम मतलब सबसे ऊपर जो है, परम है जो आनंद। तो है जो, आप देखो यहां पर तुरंत विग्रह करने पर क्या आया? है जो आया। और यहां पर देखो परम और आनंद, तो अगर इसमें दो अलग अलग शब्दों में इसको लिखा जाए, परम और आनंद, परम और आनंद, तो आनंद यहां पर क्या हो गया? आनंद की विशेषता बताई जा रही है। आनंद की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। और क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो परम है, सुपर है, उसकी विशेषता, आनंद की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है? परम है, सबसे ऊपर है। तो ये विशेषण आपका हो जाएगा। तो परमानंद जो है, परम है जो आनंद, ये चीज आपकी वहां पर आ जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है घनश्याम। क्या एग्जाम्पल है? घनश्याम, है ना। किसी भक्त ने भी बहुत सुंदर भाव में अपनी बात को लिखा है। हाँ हाँ, नहीं चिंता मत करो भाई, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। हाँ, चाहे एक महीना एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, चाहे एक महीना एक्स्ट्रा कोर्स चला जाए, बट जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे जिससे सिलेबस में, जब पेपर में सारी चीजें मिलें आपको और आपको लगे हाँ भाई कुछ हुआ है। तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि घनश्याम तुम्ही से मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्ही से मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। आगे, तुम मानो या न हमें मानो, हम हाँ तुमको अपना बना चुके। हाँ, आपने एग्जाम्पल में गलत करवाया सर। क्या गलत करवाया है हिमांशु, बताओ। अगर गलती होगी तो सुधार होगी, वैसे मुझे जहां तक याद है अभी तक कुछ गलती नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कहीं पर पॉइंट में भूलवश, मति भ्रमवश चीजें अलग चली गई होंगी, बट अभी तक मुझे जहां तक याद है कि मतलब सब चीजें ठीक हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है श्याम, है ना, और घन श्याम। तो घन के समान श्याम, घन के समान श्याम ना, घन के समान श्याम। श्याम का मतलब काला, घन के श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, इसको आप लिख सकते हो। यानी घन क्या होता है? घन, घन मतलब होते हैं बादल, घन मतलब क्या होते हैं? बादल होते हैं। और उनकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि श्याम मतलब काला। हालांकि ये बहुव्रीहि समास में भी जा सकता है। घन के समान है श्याम जो, यानी कि कृष्ण, ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है ना। घन के समान कृष्ण, ये उस कृष्ण में चला जाएगा। पर यदि आप इसको कर्मधारय में भी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घन यानी बादलों की विशेषता बताई जा रही है, तो बादल यहाँ पर विशेष्य हैं। और श्याम जो होता है वह रंग होता है, तो यहाँ पर ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगर आप इसको कर्मधारय के अनुसार लेना चाहते हैं तो इस तरह से आपका बन जाएगा। घन मतलब बादल, तो बादलों की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? हाँ हाँ, योगेंद्र सिंह शेखावत। हाँ बताओ ना, कौन सी चीज गलत करवाई है? सुधार कर देंगे, कोई बात नहीं है, बताओ बताओ। हाँ, परम धन आनंद। हाँ, काला है जो बादल। हाँ, इस तरह से चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो मुझे बताओ तो सही गलती कहाँ है, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करना। जैसे हमने लिखा पुरुषोत्तम, जैसे हमने लिखा पुरुषोत्तम,
जैसे हमने लिखा पुरुषोत्तम, जैसे क्या लिख लिया हमने, पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा, पुरुष उत्तम का समास विग्रह होगा पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, है ना। उत्तम मतलब सबसे बढ़िया। पुरुषोत्तम किनको कहा जाता है, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है। तो पुरुष है जो उत्तम, तो आप देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो पुरुष शब्द निकल करके आ रहा है और उसकी विशेषता है कि वह उत्तम है, वह उत्तम है। तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो पुरुष हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष हमारा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। उत्तम होना उसका विशेषण हो जाएगा, उत्तम होना हमारा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। तो पुरुष धन उत्तम, तो पुरुष है जो उत्तम, तो ये भी कर्मधारय हो जाएगा। जी बताइए, क्या गलती, क्या गलती हुई वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, दो बच्चों ने कहा है, अभी तक क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ, या तो फिर आप चुटकियां ले रहे हो, मेरे को जहां तक लगता है कि संभवतः कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, अब फटाफट मैं एक पंक्ति में करके लिखवा देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अब इतना डिटेल में इसको खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे किसी ने बोला नराधम, अगर कोई पुरुषोत्तम है तो नराधम भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर लिखो अधमरा, हम्म, अधमरा, है ना, अधमरा, अधमरा भी इसी में आपका आ जाता है। उसके बाद कुपुत्र आ जाता है, कैसा, क्या शब्द आ जाता है, कुपुत्र शब्द आ जाता है। उसके बाद आपका शब्द आ जाता है नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नीलोत्पल शब्द के बाद हमारा चरणारविंद, शरणारविंद, चरणारविंद, चरणारविंद शब्द आ जाएगा, है ना, चरणारविंद शब्द आ जाएगा। चरण कमल शब्द आ जाएगा। चरण कमल और चरणारविंद बात एक ही है, अरविंद और कमल दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पर तमाम चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये सबके सब एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ये सबके सब एग्जाम्पल आपके कर्मधारय समास के हैं। अच्छा, आबिद खान सर, मैं इंडियन आर्मी में हूँ, सैल्यूट है दोस्त आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, नर है जो अधम, नराधम में क्या हो जाएगा, देखो अब तमाम शब्द हैं यहाँ पर, अगर आप इनको भी एक्सप्लेन करना चाहोगे तो नराधम में क्या हो जाएगा, नराधम, नर है जो अधम, है ना, नर है जो अधम, अधम मतलब गिरा हुआ, नर है जो अधम। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि नर के बारे में बात हो रही है कि वह अधम है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों शब्दों के मध्य विशेष्य और विशेषण का संबंध है। विशेष्य पहले है और विशेषण हमको बाद में दिखाई दे रहा है। और बाद में यहाँ पर देखो ये आपका आ ही गया है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल, तो चरणों की तुलना हो रही है, तो चरण है उपमेय, है ना, और कमल से तुलना हो रही है तो कमल है उपमान। और अगर आप इसमें देखो, चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो है जो और के समान ये हमारे यहाँ पर आ गए। और आपस में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य संबंध हो गया उपमेय उपमान का, या हाँ, राजीव नयन चरण सरोज महापुरुषा, तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। राजीव लोचन, बिल्कुल, नीलोत्पल, क्या, हाँ, नीलोत्पल को बना देते हैं, कोई बात नहीं, देखो नीलोत्पल को बना देते हैं, नीलोत्पलम, नीलोत्पल क्या, अच्छा एक बात बताऊं, पता है क्यों नहीं बन रहा है ये, नीलोत्पल क्यों नहीं बन रहा है, कोई बना सकता है तुम में से, बताओ, कोई बता सकता है तुम में से कि नीलोत्पल क्या होता है, नीलोत्पल, हम्म, नीलोत्पल क्या होता है, कोई आप में से बता सकता है, बताओ एक बार। नीलोत्पल क्या होता है, कोई बता सकता है तुम में से। हम्म, नीलोत्पल, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, उत्पल किसको कहते हैं, उत्पल, देखो बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए,
थोड़ा समझने का प्रयास करिए, वो कैब भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कमल, है ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कमल, तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसमें आपका राजीव आ जाता है, जिसमें आपका सरोज आ जाता है, जिसमें आपका सरोरूह आ जाता है, जिसमें आपका राजीव सरोरू, अरविंद आ जाता है, अरविंद आ जाता है, जिसमें आपका जलज आ जाता है, जिसमें आपका शतदल आ जाता है ना, शतदल, शत मतलब 100 पत्तियां, जिसमें आपका शतपत्र आ जाता है, जिसमें आपका वारिज आ जाता है, वारिज जल से जन्म लेने वाला, पंकज आ जाता है, ठीक है, जलज आ जाता है, जलज, अब्ज आ जाता है, अब्ज, है ना, अब्ज, ठीक है। और आपके और शब्द आ सकते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द आ गया कंज, कंज आ गया, उसके बाद इंदिवर शब्द आ गया, उसके बाद आपका अंबुज शब्द आ गया, अंबुज, अंबुज शब्द आ गया, उसके बाद आपका उत्पल शब्द आ गया, आदि आदि शब्द तमाम इसमें आपके आ सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये जितने शब्द यहां पर मूलतः लिखे हुए हैं, यहां से और यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपके, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रधान पद भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो कि अब्ज, कंज, इंदिवर, अंबुज और उत्पल, तो उत्पल किसको कहा जाता है, उत्पल किसको कहा जाता है, कमल को ही कहा जाता है ना। नील कमल के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको इंदिवर कहते हैं। अगर कहीं पर नीला कमल हो तो नील कमल भी उसको बोला जा सकता है और उसको इंदिवर कह के भी संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। अब्ज भी इसको कहते हैं। आपने कंज शब्द को कहां सुना है कहीं कंज शब्द को, कंज शब्द, कंज शब्द सुना है। हम दैनिक जीवन में जितने भी मतलब राम जी से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, वो एक स्तुति गाते हैं, श्री राम स्तुति। क्या, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, ठीक है। यानी क्या है, नव कंज लोचन, जो नेत्र हैं, लोचन जो हैं, वो नए खिले हुए कमल के पत्तों के समान रघुनाथ जी की है ना। नव कंज लोचन कंज मुख, कंज मुख, यानी जैसे बोल रहे हैं ना मुख कमल बोलते हैं, ऐसे ही कमल शब्द का प्रयोग न करके भगवान के मुख को कंज बोला जा रहा है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर, कर मतलब कर कंज, कल कर कमल, और पद, पद मतलब पैर, पद कंजारुणम, पैर भी जो हैं वो कैसे हैं, वो लाल लाल कमल के समान दिखाई देते हैं। तो ये कंज है, इंदिवर, अंबुज, उत्पल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर जब नीलोत्पल कहा जा रहा है, यानी कि उत्पल के बारे में, संधि हो गई, शब्द आ गया, तो यहां पर मूल शब्द है नील और उत्पल, यानी नीला है जो उत्पल, नीला है, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब कमल। तो यहां पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बताओ, कर्मधारय क्लियर हो गया ना मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, पद कमल, पद पंकज, हाँ। अच्छा, ललित बागरी जी, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से धोक गुरु जी, जय हो। ठीक है, बताओ एक बार सब बताओ, फिर अगले अगले उस पर चलते हैं। हालत बहुत ज़्यादा डाउन है आज। हाँ, अभी बस 10 बजे वाली क्लास लेनी है, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा। हो सकता है कुछ दवाइयों की ओवरडोज हो रही हो मुझे। हम्म। हाँ, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, बिल्कुल ठीक है हेमराज, बिल्कुल इसी तरह जाएगा। हाँ, बताइए। हाँ, उपमेय और उपमान वाले और करा लो। हाँ, तो इसमें देख सकते हो आप,
उपमेय और उपमान वाले एक दो और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये चरण कमल हो गया, चरणारविंद हो गया, ये चरणारविंद है, तो चरणारविंद को आप इसी तरह से लिख सकते हो, चरणारविंद, है ना, अरविंद के समान चरण, अरविंद, है ना, अरविंद के समान चरण, अरविंद के समान चरण, अरविंद के समान चरण। तो अरविंद मतलब कमल के समान चरण। तो यहां पर चरणों की तुलना किससे हो रही है? अरविंद से हो रही है, कमल से हो रही है। तो चरण हमारे उपमेय हो गए, अरविंद हमारा उपमान हो गया। इस आधार पर ये हमारा क्या हो जाएगा? चरणारविंद हो। चलिए, समझ में आ गया? हाँ, राघव प्रकाश की बुक बहुत बढ़िया है ना। हाँ चलो, अब मैं एक बात और बता देता हूं उसमें। हमने एक पॉइंट यहां पर नोट कर लिया है क्या, कि कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है, और समास विग्रह करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है जो या के समान प्राप्त हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रख लेना है कि उत्तर पद प्रधान होता है। वैसे मैं सब चीजें बता के आ गया हूं पहले से, तो यहां पर विशेष कोई बात रहती नहीं है बताने की। उत्तर पद हमेशा इसमें प्रधान आपका रहता है, उत्तर पद इसमें आपका मुख्य माना जाता है। ठीक है, उत्तर पद इसमें हमेशा हमारा मुख्य माना जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा आपका किसका? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा आपका समास का। ठीक है, क्लियर? हाँ, मुखारबिंद, बिल्कुल मुखारबिंद, पदारबिंद। हाँ, कुपुत्र, है ना, कुपुत्र। हाँ, कुपुत्र का क्या आ जाएगा? देखो, कुपुत्र को अगर आप लेना चाहो, जैसे कुपुत्र को यहीं पर लिखना चाहो, है ना, कु मतलब खराब, है ना, कु मतलब खराब। देखो यहाँ पर कु, कुपुत्र। तो यहां पर आप एक चीज देखो, क्या लिखा जा रहा है? कु मतलब बुरा, बेकार, खराब, और है जो पुत्र, है ना, बेकार या बुरा, कु मतलब बुरा, है जो पुत्र, है ना। जैसे कहते हैं ना, कुपुत्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा तो कपूत बनेगा। रे कपूत, तूने तो मेरी कोख लजा दी रे, है ना। और ऐसा अगर किसी की माता उसको जीवन में एक बार भी कह दे, तो आप ये सोचना कि आप चाहे कितने बड़े धनवान, धनाढ़, धन्ना सेठ हो जाओ, है ना, और कितने बड़े यश नाम कीर्ति हो जाए, बड़ा सुंदर रूप हो, बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए, बहुत अच्छे बच्चे हों, और अगर माँ के मुख से निकल गया कि तूने मेरी कोख लजा दी रे, तो व्यर्थ हो गया, सब सब व्यर्थ हो गया। और चाहे थोड़े कम पैसे कमाओ, और माता ने जीवन में कभी एक बार भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से, झरझर बहते हुए नेत्रों से, और सिर पर दोनों हाथ धर के कह दिया, अरे तूने तो मेरी कोख सफल कर दी बेटा, तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं तो मानता हूं। और मुझे ये सौभाग्य मिल चुका है। हाँ, मुझे ये सौभाग्य मिल चुका है भगवान की कृपा से, कि मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों प्रसन्न होकर के ऐसे आशीर्वाद दिए हैं। और जो कहते हैं ना कि आशीर्वाद फलता है, वो कहते हैं ना कि आशीर्वाद फलता है, तो ये वो वाला आशीर्वाद होता है जब बड़ों की अंतरात्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है हमारे आचरणों से, हमारे अच्छे विचारों से, हमारी मेहनत से, हमारे समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारी सेवा से। और जब वो गुरुजन, है ना, जब गुरुजन और माता पिता या बड़े, हृदय गदगद हो जाता है, अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाते हैं, और जब सिर पर हाथ धरकर वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद ब्रह्मा जी के बस का नहीं है, भगवान के बस का नहीं है, उसको काट देना। ये बात ध्यान रखना। तो कुपुत्र, कु मतलब बुरा, तो यहां पर पुत्र की बात हो रही है, पुत्र की बारे में बात हो रही है। विशेषता के अंतर्गत क्या है? विशेषता के अंतर्गत क्या है? हाँ, हाँ, विशेषता के अंतर्गत कैसा है आपका? विशेषता के अंतर्गत सब चीजें आती हैं, गुण भी आते हैं, दोष भी आता है, रंग भी आता है, आकार भी आता है, प्रकार भी आता है, संख्या भी आती है, मात्रा भी आती है, और संकेत करना भी आता है। ये हम विशेषण में जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बुरा है जो पुत्र, तो बुरा होना उसका विशेषण है, और पुत्र यहाँ पर विशेष्य है, तो बुरा है जो, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं इन सबको आपको याद रख लेना है। तो ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। हाँ, तरुण की संधि नहीं होगी। तरुण कहते हैं युवावस्था से पहला जो समय होता है, उसको तरुण या किशोरावस्था कहते हैं। हाँ जी मनीष जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ना पढ़ाना भी तो भजन ही है। ठीक है, चलिए अब अगले अगले उसकी तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा है उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास की तरफ चलते हैं, नंबर 3। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। द्विगु समास क्या लिखना है? द्विगु समास।
तो द्विगु समास में बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। द्विगु समास में सीधे ही आपको लिख देना है कि वह समास जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है। जहां पूर्व पद संख्यावाची होने का मतलब है किसी संख्या की ओर इशारा करता है, किसी संख्या को, नंबर को दर्शाता है, किसी नंबर को दर्शाता है ना। संख्यावाची होने का मतलब है कि संख्या को दर्शाता है। वह समास जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? वहां पर हमारा द्विगु समास आपका रहता है। ठीक है, द्विगु समास रहता है। साथ में आपको क्या चीज ऐड कर लेनी है कि उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद हमारा यहाँ पर प्रधान होता है, और उत्तर पद ही है ना, उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है। और साथ में एक पॉइंट यहां पर आप ऐड कर लीजिए कि समास विग्रह करने पर, है ना, समास विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्राप्त होते हैं। ठीक है, समूह या समाहार शब्द प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? समूह या समाहार शब्द प्राप्त होते हैं। समूह या समाहार शब्द मिलते हैं, समूह या समाहार शब्द मिलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ी बात है। जैसे अब उदाहरणों को देखिए, उदाहरण आपको स्थिति को बहुत स्पष्ट करेंगे और बहुत ज्यादा आपको आरामदेह इसमें देंगे। जैसे अभी क्या चलने वाला है? नवरात्र चलने वाले हैं। क्या चलने वाले हैं? नवरात्र, है ना, नवरात्र चलने वाले हैं। नवरात्र, अहोरात्र, है ना, अहोरात्र, नवरात्र चलने वाले हैं। जैसे अभी हम कहां पर खड़े हो जाएंगे? जैसे हम लिखते हैं यहां पर त्रिभुज। क्या लिखते हैं? हम यहां पर लिखते हैं त्रिभुज। जैसे हम यहां पर लिखते हैं चतुर्भुज। जैसे हम यहां पर लिखते हैं चतुर्भुज। जैसे हम यहां पर लिखते हैं त्रिवेणी, है ना, जैसे हम यहां पर लिखते हैं त्रिवेणी। पहले मैं इन चार को ही समझाता हूं, फिर बाकी एग्जाम्पल आपको बाद में दूंगा। तो आप यहां पर ध्यान से देखने का प्रयास करो। हाँ हाँ, द्विगु नहीं है, तत्पुरुष है। कोई नहीं, उससे आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, रातों का मतलब, हाँ, रातों का मतलब तो रात ही होता है, और क्या होता है? हाँ, रात के 4 पहर होते हैं। हाँ, तत्पुरुष करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक साथ हैं, इनको एक साथ करा देंगे। तो आप यहाँ पर देखो, नव लिखा हुआ है, त्रि लिखा हुआ है, चतुर लिखा हुआ है, त्रि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो पूर्व पद है, ये एक संख्यावाची है जो 9 संख्या की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर त्रि शब्द है जो 3 संख्या की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर चतुर लिखा हुआ है जो 4 संख्या की ओर इशारा कर रहा है, और अगेन यहाँ पर त्रि लिखा हुआ है, तो यहां पर ये आपका 3 संख्या की ओर इशारा कर रहा है। तो ऐसा समास जहां पर पूर्व पद किसी संख्या को दर्शाता है या संख्यावाची होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका द्विगु समास होता है। ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। और साथ में एक बात यहां पर कही गई है कि भाई, आपका जो द्विगु समास होता है, तो हम क्या करते हैं? जब इसका समास विग्रह करते हैं, तो यहां पर आपका क्या जाएगा? नवरात्र, तो 9 रातों का समाहार, 9 रातों का समाहार। समाहार का मतलब समूह ही होता है ना। 9 रातों का समाहार या 9 रातों का जो समूह होता है, उसको नवरात्र कहा जाता है। जैसे त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समाहार। क्या लिखेंगे? 3 भुजाओं का समाहार। समाहार का मतलब ग्रुप से ही होता है। 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के बारे में अभी बाद में, हाँ, 9 रात्रियों का समूह, 9 रातों का समाहार, इस तरह से आपकी चीजें वहां पर बन जाएंगी। हाँ हाँ सर, उत्तर पद क्या है? उत्तर पद आपको, उत्तर पद पूर्व पद कल की क्लास नहीं ली थी आपने? उसको एक बार देखो आप अच्छे से, तब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, जो भी हमारे पास समस्त पद है, समस्त पद समास के बाद बना हुआ है, उसमें 2 पद होते हैं। पूर्व पद मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद वाला पद, तो उसी की प्रधानता होती है। चतुर्भुज में क्या है?
चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार इसमें आपका हो जाएगा। त्रिवेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें काफी डिबेट रहती है। त्रिवेणी क्या है? तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियों का समाहार, ठीक है, तीन वेणियों का समाहार। तो इस तरह से आपकी चीजें बन जाएंगी। हाँ हाँ, एक दंत, एक त्वारा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे और भी एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हो, अभी मैं आप बस सीधे लिखूंगा ही और उदाहरणों को तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पर सप्त सिंधु, जैसे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हमने लिखा सप्त सिंधु। जैसे हम लिख रहे हैं सप्ताह, जैसे हम लिख रहे हैं पंचगव्य, है ना, हमने लिखा पंचगव्य। जैसे हमने लिखा पंचामृत, क्या लिखा? पंचामृत शब्द लिखा हमने। और भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे नवरात्र हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, एक दंत जैसे शब्द बताया बच्चे ने, एक दंत शब्द हो गया, है ना, एक दंत शब्द हमारे पास आ गया, एक दंत। तो ये सबके सब शब्द जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सर बेणी, हाँ बेणी, बेणी जो वेणी जो होती है, वेणी मतलब होती है चोटी। वेणी के दो अर्थ निकलते हैं आपके। वेणी का मतलब जो चोटी, जो चोटी बांधी जाती है ना महिलाओं द्वारा, उसको वेणी कहते हैं। और जल की धारा को भी वेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल की जो धारा होती है उसको भी वेणी कहा जाता है। आपने देखा होगा प्रयाग, है ना, उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, कुंभ लगता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोला जाता है। यानी मान्यता है वहां पर आध्यात्मिक रूप से दो तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हाँ। हम्म। हाँ, तीन है भुजाएं जिसकी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तीन है भुजाएं जिसकी, ऐसे नहीं हो सकता। चार हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा हो सकता है। तीन भुजाएं किसकी होती हैं? किसी की नहीं होती है। हाँ, चार हैं भुजाएं जिसकी, द्वि, दो हैं भुजाएं जिसकी, द्विभुज। हाँ, त्रिभुज, तीन भुजा वाला भी तो हो सकता है। नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही होता है हिंदी में, इसमें ऐसे ही होगा, तीन भुजाओं वाला। अगर देखो आप बोल रहे हो कि या तो ऐसे होगा कि तीन भुजाओं का समाहार, या फिर ऐसे होगा तीन भुजाएं हैं जिसकी, तो तीन भुजाएं किसकी होती नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या बैठेगा? तीन भुजाओं का समाहार, तभी तो त्रिभुज आपका बन रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और भी तमाम शब्द आपके इसमें हो जाते हैं। जैसे आप लिखना चाहो नवरत्न, जैसे आप क्या लिखना चाहो? नवरत्न लिखना चाहो। जैसे आप इसमें लिखना चाहो नवरत्न के साथ में आपका चौराहा, चौराहा आप इसमें लिखना चाहो, चौराहा। जैसे आप इसमें लिखना चाहो तिराहा, है ना, तिराहा। तो आप सब में देखते चले जाओ कि पूर्व पद हमेशा संख्यावाची की तरह से ही बर्ताव करता नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मनीषा पूछ रही है सर कैसे पता लगेगा कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है? ये पता नहीं करना होता, ये फिक्स होता है बेटे। जो आपका अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद आपका मुख्य होता है, प्रधान होता है। उसके बाद आपका कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और आपका और आपका जो बहुव्रीहि समास होता है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसमें क्या है कि मतलब ये फिक्स है, इनमें चेंज नहीं होती हैं चीजें, ठीक है, इसमें चीजें चेंज नहीं होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। जैसे आप इसमें लिख सकते हो पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह, पंचपात्र हो गया। जैसे आप इसमें लिख सकते हो पक्षद्वय, है ना, पक्षद्वय, है ना, पक्षद्वय काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पक्षद्वय, तो दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों का समूह। तो देखो वैसे, हाँ मुझे इस समय भी डिजीनेस हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। हाँ ऐसे ऐसे मतलब आंखों के सामने ऐसे ऐसे हल्का हल्का वो हो रहा है। हाँ। हम्म। इनको बनवा दो, ठीक है, बनवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे डिजीनेस हो रही है, ऐसे ऐसे हल्की हल्की घूमेर आ रही है। हाँ, तो ऐसी स्थितियां हैं पक्षद्वय। तो यहाँ पर पक्षद्वय हो गया। उसके बाद आप लिख लो जैसे त्रिफला, बच्चा सही बोल रहा है,
आप भी बोल सकते हो, 3 फलों का समाहार, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से आपके ये तमाम शब्द आपके बन जाएंगे, और तमाम शब्द आपके। एक दंत का बताना, हाँ, एक दंत, तो एक दंत है ना, एक दंत है, एक दंत, एक दंत जो है वो हो सकता है आपका इसमें, ये शुरू से आपका जा रहा है, इनको बनवा दो सर, एक दंत का बताना। हाँ तो नहीं, एक दंत का तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए वैसे तो। एक दंत, एक है दांत जिसका, ये हमारा उसमें जाना चाहिए। एक दंत जो है हमारा जाना चाहिए किसमें, एक दंत जाना चाहिए हमारा उसमें आपके बहुव्रीहि में। क्योंकि अगर यहाँ पर समूह और समाहार की बात हो रही है तो एक तो समूह बनता ही नहीं है। हाँ, इसको हटा दो यहाँ से, एक दंत नहीं आएगा दशानन बहुव्रीहि में, इसको हटा दो यहाँ से। बहुत बढ़िया, गुड कैच दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक दंत यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक जो है वो समूह या समाहार को नहीं दर्शाएगा, वो उसके सिद्धांत के विरुद्ध आपका आ जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहो, देखो जैसे सप्त सिंधु यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सप्त सिंधु यहां पर लिखा हुआ है, तो सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, इस तरह से। हाँ हाँ, एक का समूह नहीं बन सकता, वो हट जाएगा बिल्कुल, उसको हटा दो वहां से। ठीक है, उसके बाद पंचगव्य, 5 5 गव्यों का समाहार। पंचगव्य होता है ना, हिंदू जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, जब भी कोई उत्सव होता है तो गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। गाय को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, और भगवान की ही श्रेणी में उनको रख करके पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने गोचारण किया है। तो माना जाता है अस्थि में गतम पापम, हड्डियों तक जो पाप चला गया है रोगों के रूप में, उन तक को बाहर खींच के ले आता है पंचगव्य। पंचगव्य में क्या क्या होता है, पंचगव्य में आपका, नहीं, पंचगव्य में 5 गायों का समूह नहीं, गव्य पदार्थ, 5 गायों में दूध, दही, घी और गोमय का रस और गोमूत्र, इसमें ही चीजें होती हैं। गोमय मतलब क्या होता है, गोबर, गोबर का रस होता है, उसको थोड़ा बहुत नाम मात्र की मात्रा में लिया जाता है उसको। और आप देखो कोई भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान होता है अगर, तो बिना इसके शुरू नहीं होता है। इसलिए गाय की इतनी महत्ता है, आपने देखा होगा कि इसलिए गाय के वध के प्रतिबंध की बात बहुत ज्यादा करी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है उसकी डायरेक्ट आस्था जुड़ी हुई है गाय से, है ना। और स्थितियां थोड़ी ऐसी है कि प्रकृति के संरक्षण की भी बात उसमें आपकी आ जाती है, इसलिए राजनीति बहुत गंदी चलती रहती है, पर हिंदुओं के लिए वो एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है। ठीक है, चलो उसके बाद पंचगव्य, पंचामृत में क्या चीज होती है, पंचामृत 5 प्रकार के अमृत एक साथ मिल जाते हैं, उसको मिलाओ और बना के जब पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है। गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन सबको मिलाओ और थोड़ी देर इसमें तुलसी छोड़ करके और डालो, तो तुरंत आप देखो कितना बढ़िया पंचामृत बन जाता है। उसके बाद नवरत्न, 9, नव का मतलब 9, 9 रत्नों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, तिराहा 3 रास्तों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार। ठीक है, 5 पात्रों का समाहार, पक्षद्वय 2 पक्षों का समाहार। ये थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा सर द्वय तो बाद में लिखा हुआ है ना, द्वय तो बाद में लिखा हुआ है। वैसे नियम ये कहता है कि पूर्व पद संख्यावाची हो, परंतु अगर पक्षद्वय आ जाएगा तो इसमें पूर्व पक्ष पहले आ रहा है पूर्व पद में, और द्वय कहाँ जा रहा है, द्वय जा रहा है बाद में, तो इस हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए। परंतु यहां पर मूल धारणा तो यही बनेगी जब आप समास विग्रह करोगे कि 2 पक्षों का समाहार या 2 पक्षों का समूह, ये पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, तो इस संदर्भ में चीजें आपकी चली जाती हैं। त्रिफला में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है पक्षद्वय। ठीक है, उसके बाद त्रिफला 3 फलों का समाहार, इस तरह से चीजें आ जाएंगी। सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, त्रेता युग, द्वापर युग, तो त्रेता पूरा शब्द है और द्वापर पूरा शब्द है ना, वहां त्रयी और द्वा नहीं है, अलग से दिखाई देगा आपको। तो यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है, ये द्विगु समास आपका आ जाएगा। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है सीधे समास विग्रह करके देखना चाहिए, समास विग्रह करके देखने से ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, नहीं हिमांशु आप वो नहीं करो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बताओ बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। त्रिलोक है, अष्टभुजा है, अष्टभुज, ऐसी तमाम शब्द आपके आ सकते हैं, अष्टाध्यायी आ सकता है, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और समास विग्रह करने पर समूह या समाहार के रूप में हमको प्राप्त होता हो।
चौमासा भी हो सकता है, 4 मासों का समूह। मनीषा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बताइए, सब बताइए, 9 बज गया है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हम्म। बताइए, कैसी लगी क्लास? नहीं, दशानन इसमें नहीं आएगा। दशानन है, पांच पंचवटी आ जाएगा। दशानन जो है, इसमें कल मैं एक चीज और करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अभी अभी इसको पूरा नहीं हुआ है, और आगे लेकर के चलेंगे इसको। हाँ, दशानन में क्या होता है? 10 हैं आनंद जिसके, है ना, चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, ये जाएगा बहुव्रीहि में। कल बताऊंगा मैं आपको। त्रिवेणी और चतुर्भुज, इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। एक मैं और बताऊंगा आपको। ऑल इज वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। हम्म। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर जी, 3 भुजाओं वाला। हाँ, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। हाँ देखो, यहाँ पर जब त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर गणित की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा क्या, कि क्या हो रहा है। हम्म। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुज को 3 भुजाओं का समूह या समाहार कहा जाएगा। चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। अच्छे से पढ़ते रहो, दरोगा बनना है, इस बात का ध्यान रखना बस। जी जान लगाए रखो, वोकेबलरी पढ़ते रहो। मैं भी अभी जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट सैटरडे संडे से कुछ ना कुछ विषय शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। अपना ध्यान रखिए, इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।